खट्टर साहब ने मतलब फ्लीट में पहली 10 गाड़ियां हैं और लैंड क्रूजर का हाईएस्ट वर्जन दे लिया। केजरीवाल तो देश को डुबा, अपने दिल्ली को डुबा देगा, देश डूब जाएगा फ्री दे के। ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस ले लो चौटाला साहब की तरह, जैसा मोदी जी को देखा अपने लिए मेबैक मर्सिडीज खरीद ली। ढक्कन नहीं लगाते हैं तो ढक्कन है नहीं क्या इनके पास? इनके लिए इंसान की जीवन का कोई महत्व नहीं है। नमस्कार साथियों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराएंगे जिसे ना केवल फरीदाबाद, पूरा हरियाणा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो आम आदमी पार्टी में हर कोई शख्स जानता है, और वो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आभाष चंदीला जी। नमस्कार। आभाष चंदीला गोवा की जिम्मेदारी संभालते आ रहे हैं और बखूबी एक चाणक्य की भूमिका निभाते हुए उन्होंने गोवा में आम आदमी पार्टी का खाता खोल दिया है। संगठन के प्रति समर्पित आभाष चंदीला को अब हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और खासकर अब जो नगर निगम चुनाव आने वाले हैं उसकी। कहा यह जाता है कि अरविंद केजरीवाल के 9 रत्नों में से एक आभाष चंदीला अब बिसात बिछानी शुरू कर चुके हैं फरीदाबाद नगर निगम चुनावों को लेकर। और जो कृष्ण की लीला अब तक चल रही थी फरीदाबाद लोकसभा में, उस कृष्ण की लीला की काट आभाष चंदीला आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे सर। तो हम आभाष चंदीला जी से पूछेंगे, आभाष चंदीला जी, हरियाणा में आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? सर देखिए, हरियाणा स्तर पर अभी संगठन निर्माण नहीं हुआ है। अभी अच्छे और काफ़ी प्रतिष्ठित लोग जुड़ रहे हैं, तो सभी को संजोने की पार्टी कोशिश करेगी, और जब संगठन निर्माण होगा तो जो पार्टी को ठीक लगेगा जिम्मेदारी देंगे। लेकिन अभी जैसे एमसीएफ चुनाव सर पर है, तो हम तो यही सोचते हैं कि सर पर है, हो सकता है और आगे डिले भी हो जाए। तो पार्टी ने आदेश दिया है कि इस चुनावों में मैं अपना योगदान दूं। अब तक तो आम आदमी पार्टी में फरीदाबाद में लठम पैजार कई नेताओं के बीच नजर आ रही थी। देखिए, लठम पैजार आप कह रहे हैं तो आपके परसेप्शन से होगा, बट क्योंकि अब से पहले पार्टी छोटी पार्टी है, रिसोर्सेज कम है, तो हर जगह एक ही पैरेलली हर जगह ध्यान देना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब से पहले एक्टिविटीज़ थी, माननीय सांसद जी के सानिध्य में, उनके डायरेक्शन में काम हो रहे थे। लेकिन अब बड़े लेवल पे हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, बड़ी टीम चाहिए, बड़े सिस्टम चाहिए। तो अब भी पार्टी का पूरा फोकस पंजाब जीतने के बाद हरियाणा पे आ गया है। तो अभी डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज़ है पार्टी के लिए। अगर कुछ भी होगा, कुछ भी, अगर देखो किसी 2 इंडिविजुअल की विचारधारा एक जैसी नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी लेवल अलग अलग होते हैं, तो किसी के मतभेद हो सकते हैं। ये हर जगह होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे कोई राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, चाहे कोई सामाजिक भी हो। लेकिन मतभेद बाहर ना आए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना आए, ये इंश्योर करना चाहिए। तो अब से अगर कुछ ऐसी एंटी डिसिप्लिनरी चीज़ होगी तो पार्टी ज़रूर संज्ञान लेगी। अच्छा, इसके साथ ही आपकी पार्टी ने अब एक नया निर्णय लिया है कि जो चुनाव लड़ेगा वो संगठन में नहीं रहेगा, और जो संगठन में रहेगा वो उसको मतलब वो टिकट नहीं देंगे। कि तो इसका मतलब ये माना जाए कि जो चुनाव की तैयारी कर रहा है वो चुनाव की तैयारी में व्यस्त हो, और संगठन को मजबूत करने का काम ऐसे लोग करें जो चुनाव की तैयारी ना करें। तो इससे काफ़ी तेजी से जहां संगठन का विस्तार होगा, वहीं लोगों के बीच भी आम आदमी पार्टी की पकड़ बनेगी। सर देखिए, कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जो एनर्जी क्रिएट हुई है, आम जनता, जैसे मैं डेली लोगों के बीच में बात करता हूँ, मगर डेली कहीं ना कहीं जो ज़रूरत है जिन लोगों को इस राजनीति की, उनके बीच में बात करता हूँ, तो सभी लोग ये कहते हैं कि जी हम तो तैयार बैठे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन कोई दिखता नहीं था तो पहले इसलिए हमने ज़्यादा किया नहीं। अब आप लोग दिख रहे हैं तो हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। तो बात ये समझ आती है, कहीं ना कहीं लोग तो तैयार होते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंस भी देखनी बड़ी ज़रूरी होती है कि वो सोचते हैं कहीं हम ही तो अकेले नहीं है जो वोट डाल रहे हैं, हम ही तो अकेले नहीं है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप है उससे पंगा ले रहे हैं, उससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो दूसरी विचारधारा वाले लोग हैं, विंडिक्टिव हैं, वो बदला लेने की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं।
तो वो लोग जो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, जो 10-10, 12-12, 15,000, 20,000 तक की नौकरी कर रहे हैं, डेली दिल्ली जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, या वहाँ फरीदाबाद उधर से आ रहे हैं, तो उन लोगों को वो चाहते नहीं फालतू पंगा लेना। तो उन लोगों की जो आशाएं हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, और संगठन को मजबूत करने के लिए चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन करनी बहुत ज़रूरी है। जिसको चुनाव लड़ना है उनका स्वागत है, हम ये नहीं कहते आप लड़िए मत लड़िए, आप लड़िए ना, लेकिन सर्वे के हिसाब से टिकट मिलेगी, आप सर्वे में आइए, आपको ज़रूर मौका मिलेगा। लेकिन जो साथी जो चुनाव लड़ाना चाहते हैं उनको मैं पहले उनका धन्यवाद करूंगा कि जो अपना ना देखकर पार्टी के लिए लड़ाना चाहते हैं, उनको अलग से पार्टी जिम्मेदारी दे रही है, उनको मॉनिटरिंग रोल में, उनको एग्जीक्यूशन रोल में, उनको प्लानिंग रोल में अलग अलग जिम्मेदारियां उनको दे रही है, अलग अलग काम आ रहे। तो अब पार्टी ने शुरू क्या किया है कि हर एरिया में, मतलब हर वार्ड में ऑब्जर्वर्स बना दिए हैं अपने। ऑब्जर्वर्स अपनी टीम क्रिएट कर रहे हैं जो फर्दर बाइफरकेट करके आगे माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे। तो जैसा आपने सही कहा कि लड़ाने वाले अभी अलग हैं और लड़ने वाले अलग हैं। लड़ने वाले तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही होगा, लेकिन लड़ाने वाले ज़्यादा हैं जो संगठन है और जो ज़्यादा मजबूत हैं। अच्छा चलिए, आप बहुत साल आपने गोवा में लगाए, आपकी मेहनत रंग लाई और वहाँ आपने आम आदमी पार्टी का खाता खोला। आप संगठन के विस्तार को लेके राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत रहे। भविष्य में क्या आपके मन में है कि कभी आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए सर, पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश करेगी वो करेंगे। आज तक पार्टी ने जो आदेश किया वो किया है। बीच में जैसे कि आपको तो पता ही है 2014 में पार्टी चाहती थी कि मैं एमपी इलेक्शन लड़ूं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से ऐसी परिस्थितियां थी। ठीक है, वो मोदी जी वाला फैक्टर वो बाद में देखा, वो पहले जब चलता है तो समझ नहीं आता, जब हो जाता है तो पता चलता है कि ये फैक्टर प्ले किया है। तो हमने जो अपने हिसाब से सही करने की कोशिश की, तो मैंने ही पार्टी को बोला जी मेरे ख्याल से अगर सोशल इंजीनियरिंग आप देखें तो एक ही समुदाय से 3-3 कैंडिडेट हो जाएंगे, जो कि इतना फ़ायदा नहीं देगा। तो क्यों ना हम जो दूसरा बड़ा समुदाय है जो जाट समाज है उससे कैंडिडेट दिया जाए। और हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता, हमारे नेता पुरुषोत्तम डागर जी थे, हमारे साथ आंदोलन के समय से जुड़े हुए थे, तो उनको कैंडिडेट बनाया गया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, मैं कहूँगा 70,000 लोगों ने उस मोदी लहर में, मोदी की आंधी में हम पे विश्वास दिखाया, तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो अभी भी अगर पार्टी कोई ना कोई, अब जैसे 2019 में भी पार्टी चाहती थी कि कंटेस्ट करूं, लेकिन उस टाइम पे उपयुक्त नहीं समझा, तो पार्टी को रिक्वेस्ट की हमने, पार्टी ने मानी है वो बात। अभी भी पार्टी कुछ और भी आदेश करेगी तो हम तैयार हैं। देखो, हम लड़ने को भी तैयार हैं, हम लड़ाने को भी तैयार हैं, हम तो पार्टी के सिपाही हैं और रिक्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। देखो, हमारा अधिकार है रिक्वेस्ट करना, मानना ना मानना उनका अधिकार है। अच्छा, आज की तारीख में अगर हम फरीदाबाद की बात करें, नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, एक 200 करोड़ का घोटाला सामने आया है जिसमें एक ठेकेदार भी अरेस्ट हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें क्या सिर्फ 200 करोड़ का घोटाला एक ठेकेदार ने कर लिया, इसमें बाकी पार्षद या बाकी सरकारी अधिकारी और लोग नगर निगम के अधिकारी इन्वॉल्व नहीं होंगे? क्या वहां तक पहुंच पाएगी जांच? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? सर, एक अंग्रेजी में कहावत है, टिप ऑफ आइसबर्ग। हम सब ने एमपी में व्यापम घोटाला सुना था, जिसमें पैसे ही नहीं, पैसे का गबन नहीं हुआ था, खाली डेली मर्डर हो रहे थे। सब ने सुना था, आप पत्रकार हैं, आपने ज़्यादा उस पर तवज्जो दी थी। डेली मर्डर हो रहे थे, लेकिन आखिर में कौन पकड़ा गया? तो कहीं ना कहीं ये लीपअप होती, ये ट्रेंड, वहाँ भी भाजपा सरकार थी, इधर भी भाजपा सरकार है अभी भी। अगर मैं कोरिलेट करूं, 200 करोड़ तो मात्र एक फिगर, छोटी सी फिगर है। अगर आप इनके इंटरनल ऑडिट के हिसाब से जाएंगे, जो उन्होंने खुद कराया था, वो हज़ारों में, कोई 2,000 करोड़ कह रहा है, कोई 3,000, कोई 5,000 करोड़ कह रहा है। तो 200 करोड़ की अगर खाली बात कर लेते हैं, वैसे असलियत में ये जो घोटाला है, पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्टर पकड़े हैं सतवीर, अगर यही वाले पर्टिकुलर घोटाले की बात करेंगे, इसका फिगर भी 400-500 करोड़ में जाता है एटलीस्ट। और ये तो खाली एक छोटा सा मोहरा है, प्यादा है। जब भी कोई काम होना है किसी वार्ड के अंदर, क्षेत्र के अंदर, तो उसमें जेई, एई और एसई, कमिश्नर, मेयर, डिप्टी मेयर, सबका इन्वॉल्वमेंट हो, सबके हस्ताक्षर होते हैं, वर्क ऑर्डर रिलीज़ होते हैं, पेमेंट्स रिलीज़ होती हैं, वहाँ से एनओसीज आती हैं पार्षदों से, तो सब लोग इन्वॉल्व हैं।
खाली ये कहना कि खाली वो कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है तो गलत होगा। आप देख लीजिए, करीब 1 हफ्ता हो गया है उनको रिमांड पे गए हुए, अब तो उन्होंने आगे उसको जेल भेज दिया है। कोई एक भी नाम आ गया है सामने? मुझे लगता नहीं एक भी नाम आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी छोड़ेगी नहीं इस मुद्दे को, घर घर तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे। हम या तो हम ये मजबूर कर देंगे सरकार को, निगम को, कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को, डिप्टी मेयर साहब को, कि इसमें असली दोषियों को सामने लाएं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। अगर मैं खुद जांच कर रहा हूँ और मैं भी दोषी हूँ तो वो सामने आना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम ये इंश्योर करेंगे कि आम आदमी पार्टी जब सरकार बनाएगी म्यूनसिपैलिटी के अंदर, इस पे SIT बिठाएगी, चाहे CBI जांच की जरूरत पड़ेगी, CBI जांच कराएगी, एक एक पाई का हिसाब होगा। अच्छा, इसके साथ ही नगर निगम की एक और खामी निकल के सामने आई है। अगर आप देखें कि आज से 50 साल पहले जिन लोगों को नगर निगम ने अपनी जमीन लीज पर दी थी, और लीज के हिसाब से उनका ये कहना है कि 5% जी हर साल बढ़ सकता है, जी। अब एकदम से वो बढ़ा के कई गुना करके 1 लाख कुछ हजार रुपए प्रति साल कर दिया गया, जो कि 3500-3800 रुपए था। लोगों ने प्रदर्शन भी किया, लीज होल्डरों ने भी करा कि भाई कोरोना के कारण 2-2.5 साल से मार्केट डाउन है, हम इतना पैसा नहीं दे सकते। तो इसमें आम आदमी पार्टी मतलब ऐसे व्यापारियों को राहत देने के लिए क्या करेगी? सर मुझे आप ये बताइए, ऐसे काम व्यापारियों के साथ हो रहे हैं, ऐसे काम आम जनता के साथ हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे काम छोटे व्यवसायी जो होते हैं उनके साथ हो रहे हैं। आप इंक्वायरी कराइए MCF की, आप देख लीजिए कि किन किन का हाउस टैक्स बनता है, किन किन से लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है और वो जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुनने में तो ये भी आया है कि फेक वेबसाइट बना रखी है, अकाउंट में डलता तो है लेकिन वो MCF के खाते में कहीं और जाता है। ये MCF के अपने कर्मचारियों ने बताया, किसी ने, नाम मैं नहीं ले सकता, ठीक है। ऐसे आप पार्किंग का देख लीजिए, जगह जगह पार्किंग की पर्ची लेके खड़े हुए हैं, कितना पैसा MCF के पास आता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये व्यापारी को परेशान कर रहे हैं, कहने का मकसद ये वसूली का अड्डा बना हुआ है, अवैध वसूली करते हैं। अगर सही दाम लगाकर सही रेट पर और सही जगह जाए तो वो हमारे जनहित के कामों में यूज़ होगा, अगर वो सही हो। लेकिन अब आप ऐसे कितना ही दाम बढ़ा लो या कम भी कर दोगे, और अगर उसमें MCF में खाते में जा नहीं रहा है और सही जगह लग नहीं रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार सब गलत कामों की जननी होती है। आज भ्रष्टाचार चरम पर है फरीदाबाद के अंदर, पूरे देश में देख लीजिए, पूरी दुनिया में देख लीजिए, यहाँ तक कि अफ्रीका से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे MCF में है। अगर MCF में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो हमारी सड़कें अच्छी बनेंगी, धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी, पानी सबको मिलेगा, बराबर 24 घंटे मिलेगा, नालियाँ साफ़ होंगी, सीवर साफ़ होंगे, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, मच्छर नहीं पैदा होंगे, पार्क सही होंगे, गली वाले कुत्ते नहीं घूमेंगे, लोगों को इंजेक्शन नहीं लगवाने पड़ेंगे 3-3, 4-4। तो सर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो सारे काम सही हो जाएंगे। तो भ्रष्टाचार पे चोट लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने अगर गौर किया हो, 3-4 महीने पहले नगर निगम ने एक अभियान शुरू किया कि सड़क पे से अतिक्रमण हटाओ, दुकानदार शटर के बाहर सामान नहीं रखेगा, सारे रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें बंद करा दी, किसी ने गलती से लगा ली 500 का चालान, 1000 का चालान, जितने का चालान होना था वो किया। अब एक रेहड़ी पटरी वाला, चाहे वो गोलगप्पे वाला हो, चाहे कोई हो, या एक पनवाड़ी हो, ये दिन में कमाते हैं, शाम को रोटी खाते हैं। 1 महीना तो मैंने देखा है कि इन लोगों ने अपनी दुकानें नहीं लगाई, जैसे तैसे रो धो के समय काटा। फिर कहा गया आपको वेंडिंग जोन दिए जाएंगे। वेंडिंग जोन आज तक कहाँ है, वो एक को भी नहीं मिले। अगर आपको इनको नियमित करना था तो पहले वेंडिंग जोन बनाने चाहिए थे, उसके बाद इनसे कहना चाहिए था वहां ट्रांसफर हो जाओ। एग्जैक्टली। तो आप क्या कहते हैं, आज भी ये रेहड़ी पटरी वाले डरे सहमे दुकान लगा रहे हैं और अभी इनका चालान हो जाता है कहीं ना कहीं जी, और ये नगर निगम कर रहा है। तो सर अभी हो क्या रहा है कि जो जैसे आप अलग अलग मार्केट्स देख रहे हैं, मार्केट्स के जो बड़ी दुकान वाले हैं, ठीक है, वो इनको आगे अपने सामने जगह दे देते हैं और इनसे कुछ किराया वसूल करते हैं, ठीक है। किराया दे दिया इन्होंने उनको, साथ ही साथ नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, ये असली होते हैं, नकली होते हैं, जो भी होते हैं,
वो इनसे पैसे ऐंठ ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब दबाव बनता है सोशल ग्रुप्स का, तो यही बेचारे टारगेट पे होते हैं, चालान भी इन्हीं के होते हैं, जब्त भी इन्हीं के सामान होते हैं। सर दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो जैसा आपने बताया कि वेंडिंग जोन्स अलग अलग बना दिए, उनकी अलॉटमेंट कर दी रेहड़ी पटरी वालों के लिए, तो सबके लिए काम सबके लिए आसान है, और वहाँ पे कोई चालान का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई इंस्पेक्टर राज नहीं है। जो अलॉट हो गया जगह उस पर लगो काम करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह यहाँ पे भी प्लानिंग करने की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर काम करने का मौका देने की ज़रूरत है। वो घर कैसे चलाएंगे अपना, वो भी तो इंसान ही है, उनके भी तो बच्चे हैं। अच्छा, इसके साथ अभी देखें, कुछ दिन पहले एक सीवर का ढक्कन खुला हुआ था, एक नौजवान उसमें गिर गया जिसकी 3 महीने बाद शादी थी और उसकी मौत भी हो गई। आप भी फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, आप फरीदाबाद रहते हैं। सीवर के ढक्कन खुले होना यहाँ आम बात है, लोगों का गिरना आम बात है। हाई टेक्निक आने के बाद भी गोते मार मार के सीवर के अंदर से गंदगी निकालते वो हम देख सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि किस हद तक लापरवाही बरत रहा है नगर निगम? सर इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं फिर दिल्ली मॉडल को बीच में लाऊंगा, जिस तरह दिल्ली में होता है, वहाँ मैनुअल स्क्वेंजिंग बिल्कुल बंद है। इंसान नाले में घुसकर सफाई नहीं करेगा, मशीनें करेंगी। मशीनें हमारे पास दिल्ली में आ चुकी हैं जो कर रही हैं काम, और बहुत एफिशिएंटली कर रही हैं। उस मशीन को ना तो मीथेन गैस से प्रॉब्लम होती है, ना ईथेन गैस से प्रॉब्लम होती है, ना ही डूबने का खतरा होता है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हर चीज़ में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। ढक्कन नहीं लगाते हैं तो ढक्कन है नहीं क्या इनके पास? इनके लिए इंसान की जीवन का कोई महत्व नहीं है। आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट किया है। मैं कहता हूँ साल में 6 से 7 लोग इसी तरह अपने जान गंवा देते हैं। साल में फरीदाबाद के अंदर ही कम से कम 10 से 12 लोग गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट से जान गंवा देते हैं, जो कि गिनती में नहीं आते बहुत सारे लोग। साल में मेरे ख्याल से महीने के अंदर 2 से 3 लोग फाटक पे अपनी जान गंवा देते हैं ट्रेन के नीचे कट के। आज सुबह मैं खबर पढ़ रहा था, आज भी किसी की मृत्यु हुई है ट्रेन की चपेट में आकर। सर ये सिस्टम्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। ये नालों का सिस्टम, ये गड्ढों को ठीक करना, ये रेलवे फाटक पर ठीक इंतज़ाम करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही है। उनको सिर्फ एक ही मतलब है कि कैसे अपने घर को भरा जाए, कैसे जेबों को भरा जाए। तो सीवर का ढक्कन खुला है, अगर किसी की गिर के मौत हो गई, सड़क बन रही है निर्माणाधीन, आपने कोई बोर्ड नहीं लगाया, कुछ नहीं करा, गड्ढे की वजह से किसी की मौत हो गई या सीवर में गिर के किसी की मौत हो गई, तो इसमें आखिर एफआईआर संबंधित विभाग और अधिकारी के खिलाफ दर्ज क्यों नहीं होती? होनी चाहिए सर। अगर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी बात करोगे, अब दिल्ली की भी बात भी करोगे, क्योंकि दिल्ली भी अलग ही मॉडल, पूरे देश का मॉडल अलग चलता है, दिल्ली का मॉडल अलग, सबने देख लिया। तो बहुत ज़रूरी है ये मार्किंग करना कि यहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है या मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ है या काम चल रहा है। मार्किंग करेंगे तो अगला बंदा सचेत हो जाएगा। उसकी बाउंड्री कर दीजिए, टेप आता है, वो सरिये गाड़िए 4 बाउंड्री कर दीजिए। इतना काम नहीं कर सकते, ठीक है, काम होता है, मेंटेनेंस करना होता है, लेकिन उसको लोगों को तो बता दीजिए आप मेंटेनेंस कर रहे हैं। मान लीजिए ढक्कन खुला हुआ है, बारिश आ गई, वहाँ पानी भर गया, तो कितने लोगों की जान जाएगी उसमें, और जाती है इस तरह से। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो संबंधित विभाग है और पिन पॉइंट करके जिस अफसर की जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। सर 1-2 एफआईआर हो गई, सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें तो अभी आप चाहें सेक्टर 16 जाना चाहें, सेक्टर 15, 15A और बाकी आप 11, 12, 13 या इधर उधर हर जगह सड़कें खोद के फेंक दी गई हैं। लोग अगर घुस जाते हैं तो कहीं बोर्ड नहीं है कि आगे रास्ता बंद है या डाइवर्जन का रास्ता दिया हुआ है। मतलब वो लोग आधे पौन घंटे भटकते रहते हैं। ये शिकायतें लोगों की हैं कि आखिर अब यहाँ फंस गए तो इस भूल भुलैया से निकलें कैसे, कैसे हम बाईपास तक जाएं या कैसे हम हाईवे तक जाएं। और दूसरी चीज, आरएमसी आप रोड बना रहे हो, आप सड़क से उठा के आपने 1.5 फुट ऊंची बना दी, जो साइड में आपके जगह है वो 1-1.5 फुट गहरी है। अगर बारिश आ गई बिल्कुल वो तो दिखेगी नहीं लोगों को, और उसमें गाड़ी का पहिया जाने का मतलब है गाड़ी पलट भी सकती है। बिल्कुल। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? सर मैं अपना खुद का एक उदाहरण देता हूँ। मैं खुद फैज़ाबाद का बाशिंदा हूँ, मैं बीपीटी की तरफ रहता हूँ। अगर मुझे खुद एनआईटी जाना होता है तो कितनी सारी बार ऐसा हुआ है कि मैं गया हूँ, सड़क बंद मिली है, फिर घुमा के दूसरी तरफ गया हूँ, वहाँ बंद मिली है,
अगर 4 सड़कें जोड़ती हैं तो चारों की चारों खुद ही पड़ी हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। नहीं तो प्लानिंग प्रॉपर ये होती है कि 4 सड़कों में से या 5 सड़कों में से एक सड़क ठीक करो पहले, फिर दूसरी ठीक करो, या 2 ठीक कर दो, 3 खोल के रख दो। आप एक ही पे लोड डाल दोगे सारा, खाली एक रोड जो कि बीबीटीबी पुल से लेकर जो टाउन पार्क के सामने से 15 टाउन पार्क के बीच की रोड, आप चले जाइए, वो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 2 से 2.5 किलोमीटर का। आप 1.5 घंटे से पहले अगर उस रोड को छोड़ दें तो आप मुझे बता देना, क्या उसमें पेट्रोल डीजल खर्च नहीं हो रहा है? आपने वो इतना सस्ता कर दिया है कि लोग मैनेज कर सकते हैं, और ना उससे पॉल्यूशन फैलेगा। उससे पेट्रोल डीजल में ज़्यादा बर्बादी हो रही है, पॉल्यूशन फैल रहा है, लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है, मैनर्स खराब हो रहे हैं। तो इन लोगों को इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सर, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप संबंधित डिपार्टमेंट, संबंधित अफसर, उसके खिलाफ जब तक फायर नहीं होगी कि ये मिसमैनेजमेंट कौन करता है, जनता को परेशानी कौन देता है, जब तक ये चलता रहेगा, चलता आया सालों से चलता रहेगा। अब ज़रूरत है कि पिन पॉइंट कर अकाउंटेबिलिटी सेट करने की। तो इसके साथ ही अब गर्मी शुरू हुई, अभी तो मतलब शुरुआत के अप्रैल के महीने में लोगों को मई का महीना याद आ गया है। सर, मार्च में ही आ गया था। मार्च में ही आ गया था, मतलब इस हद तक गर्मी बढ़ चुकी है, और इसके साथ ही बिजली कट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और हरियाणा में जो मैंने सुना है कि अप्रैल में बिजली महंगी भी हुई है। महंगी भी हुई। तो आप बिजली महंगी कर रहे हो, आप कट भी लगा रहे हो। अगर आदमी पेमेंट नहीं करता तो आप उसके ऊपर फाइन लगाते हो। क्या अगर आप बिजली नहीं देते तो क्या बिजली विभाग पे फाइन नहीं लगना चाहिए? सर, जैसा दिल्ली में होता है, दिल्ली के अंदर बिना बताए 1 घंटे से ऊपर अगर लाइट चली जाए तो बिजली कंपनी को, उपभोक्ताओं को, उस एरिया के सारे कंज्यूमर्स को वापस पैसे देने होते हैं, फ़ाइन देना होता है उल्टा। मतलब ये फ़ाइन लगना है उनके ऊपर, ठीक है? इस तरह काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। दिल्ली के अंदर ट्रांसमिशन लॉसेस बिल्कुल नॉमिनल हैं, मतलब ट्रांसफार्मर्स, लाइंस सब बढ़िया क्वालिटी की लगी हुई हैं, रेगुलर मेंटेनेंस उनका होता है। अगली चीज़, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री है, 400 तक हाफ है, मतलब नियर अबाउट फ्री है, जिसमें कि करीब 90 से 93% जनता आ जाती है वो फ्री के अंदर। वो 5-7% लोग होते हैं, वो उनके फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो इतने धनाढ़ हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कितना क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि फिर वही भ्रष्टाचार वाली बात है, वो भ्रष्टाचार कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब डिपार्टमेंट्स को ये कह दिया जाता है कि आप इतने करोड़ रुपए इकट्ठे करके वहाँ पहुँचाएंगे, आप समझ गए कहाँ के लिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पहुँचाएंगे, तो डिपार्टमेंट कुछ तो चोरी करेगा। पुलिस वालों को बोल दिया जाता है कि आप लोग इतने पैसे वहाँ पहुँचाएंगे, तो पुलिस वाले कहीं से तो निकालेंगे। अगर उन्हीं की खुद की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसों की रिश्वत मांगी जाती है तो वो कहीं से तो पैसे लेंगे, आम जनता को परेशान करेंगे। तो अगर जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ सर, जो बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में फ्री 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 कहानी चल रही है भाई। फ्री, आप फ्री 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 कह रहे हैं, अमूमन अगर सोशल मीडिया पे देखें तो फ्री 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 के लिए आम आदमी पार्टी को दोष दिया जाता है कि आम आदमी पार्टी ही फ्री के नाम पर जनता को लूट रही है, और फ्री के नाम पर वोट ले रही है, और फ्री के नाम पर ही आगे चुनाव जीत रही है। जी, मैं आपको उसी के बारे में बताना चाह रहा था, अगर मुझे आप 2 मिनट देंगे तो। देखिए, वो फ्री एक अलग चीज़ है, और उस पर फ़र्क कितना पड़ रहा है हमारे किटी के ऊपर, वो अलग चीज़ है। दोनों चीज़ बताऊंगा मैं आपको। पहली चीज़ तो फ्री वाली, इस देश के अंदर, दुनिया की छोड़ देते हैं, सिर्फ इस देश के अंदर हर एक नागरिक, चाहे वो भिखारी भी है, वो अगर वो चाय पी रहा है, वो माचिस से दिल्ली जला रहा है, सब पे टैक्स दे रहा है। 2 तरह के टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस। जो हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो सैलरीज के ऊपर टैक्स देते हैं, साथ में इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं। देश का हर नागरिक इनडायरेक्ट टैक्स देता है। इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट वाले कम लोग देते हैं, इनडायरेक्ट हर कोई देता है। 130-35 करोड़ लोग देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ की कई बार जो प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप पे चला जाता है इन भाइयों के थ्रू, जो इन पार्टियों के थ्रू, कि भाई हम टैक्स पेयर हैं, हमारा पैसा गरीबों में क्यों बांट रहे हो। भाई साहब, टैक्स वो भी दे रहे हैं, वो बराबरी का टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, आप दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ देखेंगे, एक टर्म होती है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जीएनएच इंडेक्स जिनका हाई है, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, वहाँ अगर आप देखोगे, वहाँ पे फ्री है सब कुछ,
पढ़ाई फ्री, हॉस्पिटल फ्री। कहने का मकसद ये है कि डायरेक्ट टैक्स का पैसा आया सरकार के पास, तो बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं, जैसा आपने गुजरात में देखा, अपने लिए चार्टर्ड फ्लाइट खरीद ली, जैसा मोदी जी को देखा, अपने लिए मेबैक मर्सिडीज़ खरीद ली, या और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने, खट्टर साहब ने, मतलब फ्लीट में पहली 10 गाड़ियाँ हैं और लैंड क्रूजर का हाईएस्ट वर्जन ले लिया। या तो उस पैसे को ऐसे खा जाओ, अपने घर भर लो, अपने फार्म हाउस ले लो, ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस ले लो चौटाला साहब की तरह, या फिर उस पैसे को जनता को वापस कर दो इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज के रूप में। जनता को जनता का पैसा लिया, वो वापस दे दिया, आपकी बिजली के रूप में, आपके पानी के रूप में, आपके हेल्थ के रूप में, हॉस्पिटल, आपके स्कूल के रूप में, आपकी तीर्थ यात्रा योजनाओं के रूप में, महिलाओं के लिए CCTVs लगाने पर, महिलाओं के लिए बस मार्शल्स लगाने पर। समझ रहे सर? एक तो ये हो गया। दूसरा पार्ट जो फ्री की, भाई ये केजरीवाल तो देश को डुबा, अपने दिल्ली को डुबा देगा, देश डूब जाएगा फ्री दे के। पहली चीज़ तो आपने ऐसे मेंशन किया कि बहुत सारी केंद्र सरकार की भी ऐसी स्कीम्स हैं लुभाने वाली, जिसमें यूपी के अंदर इन्होंने वोट मांगे तो फ्री राशन के नाम पे मांगे, ठीक है, अब उसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे। तो ये फ्री वाला ये दोहरा मापदंड है, हिपोक्रेसी है। दूसरी चीज़, श्रीलंका आज अगर अनस्टेबल हुआ है तो उसका जो कर्ज है वो करीब 2.5 से 2.25 लाख करोड़ है, ठीक है, और उस पर वो अनस्टेबल हो गया। अब मैं कुछ आंकड़े अपने देश के भी दूंगा। यूपी के अंदर 2014-15 से लेकर आज तक 2014-15 में 75 से 80 हज़ार करोड़ का कर्ज था सरकार के ऊपर, कर्ज था। आज वो कर्ज 7 लाख करोड़ है, श्रीलंका से डबल। आगे चलते हैं, कर्नाटका के ऊपर आज 5 लाख करोड़ का कर्ज है। आगे चलते हैं, एमपी के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है। आगे चलते हैं, गुजरात के ऊपर 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है। आगे चलते हैं, हरियाणा, जहां हम बैठे हैं, हमारा प्रदेश, हरियाणा के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। मतलब 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा पैदा होता है 1 लाख का कर्ज लेके पैदा होता है। तो मुबारकबाद देनी चाहिए, कोई बच्चा पैदा हुआ कि बेटा या बेटी तेरे पे 1 लाख का कर्ज हो गया, ठीक है सर, ये हुआ है। और आप देख लेना, स्टैटिस्टिक्स अभी आए हैं 2 दिन पहले, मात्र 5 से 6 साल के अंदर 3 गुना कर्ज बढ़े हैं जिन स्टेटों को मैंने बताया। ऐसा नहीं खाली बीजेपी को उड़ा रही है, खा रही है, छत्तीसगढ़ में भी 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है। अब हम दिल्ली पे आ जाते हैं। जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, 2015 से शुरू करते हैं, 2013 में तो 49 दिन की बनी, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग गया। 2015 से शुरू करते हैं। 2015 में आम आदमी पार्टी को 24,000 करोड़ का बजट मिला। साथ में जैसे कहते हैं ना, दहेज में कितना मिला? 34,000 करोड़ का कर्ज मिला। 24,000 करोड़ और 34,000 करोड़ का कर्ज, मतलब 10,000 करोड़ की अर्निंग नहीं थी, वो एक्स्ट्रा हमारे खर्चा था और कर्ज भी था साथ में, ठीक है। आज आप देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स, 3 गुना ज़्यादा हमारा बजट हो गया है, हमने बढ़ा दिया है। वो कितना है? 75,600 करोड़ हमारा बजट है और 8,500 करोड़ सरप्लस है। कर्ज नहीं है, सरप्लस है, एक्स्ट्रा। समझ रहे? इसको गवर्नेंस कहते हैं। और सब कुछ फ्री है, रोजमर्रा की जिंदगी फ्री है। अब जैसे महंगाई बढ़ी है तो लोग सब्जी खरीद रहे, दूध खरीद रहे, उसमें तो उनको महंगाई फील हो रही है। पेट्रोल सबसे सस्ता है, CNG सबसे सस्ती है, डीजल सबसे सस्ता है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, स्कूल फ्री है, अस्पताल फ्री हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो जनता दिल्ली की कंपैरेटिवली खुश है। हैप्पीनेस इंडेक्स पूरे देश में सबसे अच्छा है हमारा GNH, मतलब दिल्ली का GNH सबसे ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, महंगाई की बात करें तो आपको क्या कारण लगता है, केंद्र सरकार हो या बाकी राज्यों की सरकार हो, हमारा देश समृद्ध है शिक्षा के मामले में और बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हमारे पास रहे हैं जो यहाँ से बाहर जाके विदेशों तक में लोगों को अर्थशास्त्र सिखाते रहे कि इकोनॉमी कैसे कंट्रोल की जाए। उसके बावजूद आज ये क्या हालत हो गई कि नींबू 350 रुपए किलो बिक रहा, 300 रुपए किलो बिक रहा है,
पेट्रोल डीजल खाने की चीजें इतनी बढ़ रही हैं कि अब लोग डर गए हैं कि कैसे गुजारा करें। सर, जिन अर्थशास्त्रियों की आप बात कर रहे हो वो तो बेचारे देश में वापस आए विदेशों से, अपना सजेशंस दिए, उनको बोला कि ये लागू करिए। जब उनको लगा कि भाई ये तो भैंस के आगे बीन बजाना है, वो वापस चले गए। एग्जाम्पल रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम। आप देख लीजिए आरबीआई के गवर्नर, वो साहब कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है? फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। वो एमए आर्ट्स हैं, मास्टर्स इन आर्ट्स है उनकी, और उनको फाइनेंस का आरबीआई गवर्नर बना रखा है। चलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं घुसूंगा। देखिए ये रिपल इफेक्ट होता है, जैसे स्नोबॉल इफेक्ट हो ना सर, स्नोबॉल चलती है वो बढ़ती चली जाती है, उसमें ऐड होता चला जाता है। आज तेल की कीमतें ऊपर नीचे हुई, हमारी देश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमने, देखो हमारी कूटनीतिक जीत, हमने कच्चा तेल सस्ता खरीदा है रशिया से। इस प्रॉब्लम में भी, इस अनस्टेबल टर्मोइल में भी हमने सस्ता कच्चा, अरे वो कहाँ है कच्चा तेल सस्ता वाला, वो है कहाँ, वो किसका स्टॉक भरा हुआ है? पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, स्टेबल नहीं है आज मार्केट, ऊपर नीचे है वॉर की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसकी वजह से। आज अगर बैरल का रेट मान लीजिए 90 रुपये भी हो गया है, जब 30 रुपये था तो आपने कितना सस्ता किया था? वो पैसा कहाँ है? इकोनॉमी कितनी है हमारी? हम 5 ट्रिलियन हो गए क्या? हम 3 भी नहीं बचे हैं। हम 3 से गिर के और आज 2.25 के बीच में है। वो पैसा कहाँ है? समझ रहे सर आप? अब चलिए ठीक है, जनता बियर कर रही है सारा, आपने सारा मुनाफा आपका और सारा अनस्टेबिलिटी और घाटा सब जनता का। चलो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, तुम्हारा कुत्ता, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, तेल ऊपर नीचे हुआ तो ये कास्केडिंग इफेक्ट, क्योंकि सीएनजी से ट्रक चलते हैं, डीजल से ट्रक चलते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर डीजल से चलता है, सारे हार्वेस्टिंग मशीन्स, ट्रैक्टर, सारे इक्विपमेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन के सारे व्हीकल्स, ज़्यादातर पानी डीजल से लगता है। वो उसका इफेक्ट आएगा ना सर, उससे महंगा होगा नहीं होगा? एक तो महंगाई का ही रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न होर्डिंग, जो वहाँ पे उन्होंने स्टॉक करके रख लिया है सारा सामान। ये जो सर, वो तो शुक्र है कि अब ये वापस हो गए 3 बिल किसान वाले। अगर ये वापस नहीं होते ना, और तिगनी महंगाई होती। आप चले जाइए वहाँ पे, बिल पास नहीं हुए थे, उससे पहले ही मोगा में, पानीपत में इतने बड़े बड़े वेयर हाउस बन के तैयार हो गए अदानी जी के, पहले ही रेडी। तैयारी तो बहुत कुछ थी इनकी। वो तो शुक्र है किसान डटे रहे सैनिक की तरह। सैनिक क्योंकि इन्हीं के बच्चे हैं, सैनिक भी, जिनको ये आतंकवादी खालिस्तानी बोलते थे, वो डटे रहे और उन भाजपा सरकार को भूखी खानी पड़ी। तो आज जब भी थोड़े से बचे हुए हैं, नहीं तो 3 गुना ज़्यादा आज महंगाई होती। एक आखिरी सवाल आपसे, कांग्रेस हरियाणा से लगभग संगठनात्मक तौर पर खत्म हो चुकी है। सर नाम लेना बेकार है कांग्रेस का। तो कांग्रेस आज, पिछले कई सालों से कांग्रेस विपक्ष लायक भी नहीं थी। विपक्ष तो उनको दान में दी हुई उपाधि है कि विपक्ष, जैसे हमने दिल्ली में बीजेपी को दान में दे रखी है ना, चलो विपक्ष बन जाओ, 3 आदमी लेके विपक्ष बन जाओ। 3 थे विपक्ष बना दिया, 8 है विपक्ष बना दिया। इसी तरह, सॉरी बीच में थोड़ा सा, इसी तरह जब भी बीजेपी को जीतना है ना सर, एक पहलवान की मान लो कुश्ती हो रही है, हम दो देसी हैं, अब हम दोनों हरियाणा के देहात से आने वाले दोनों इंसान हैं। जब पहलवानों की कुश्ती होती है, एक तगड़ा पहलवान आ जाए और एक छोटा सीखने, सिकतड़ बोलते हैं ना, सिकतड़ आ जाए, तो बड़े वाला तो ऑलरेडी जीता हुआ माना जाता है। कई बार लड़ाई भी नहीं होती, कुश्ती भी नहीं होती, बराबरी को छूट जाता है ना। चलो जी, इसी को जिता दो, बेकार उसको चोट लग जाएगी। इसी तरह मोदी जी के सामने राहुल गांधी, कोई मजाक हो रहा है? उनकी कोशिश ही सीधा जिताने की है। और मोदी जी, बीजेपी भी यही चाहती है कि ये रहेंगे तो ही हम जीतते रहेंगे। लोग कहते हैं ना सर, अच्छा चलो काम नहीं किया कुछ भी, चलो हिंदू मुसलमान के नाम पे इन्होंने दंगे करा दिए, अच्छा चलो इंडिया पाकिस्तान करते रहे, अच्छा चलो बांटते रहे, काम कुछ नहीं हुआ, तो फिर कौन मोदी नहीं जीतो? कौन वो कौन राहुल गांधी को सामने रखते थे? तो ऑब्वियसली उनका ऑप्शन तो भी मोदी जी आना है। अब अरविंद केजरीवाल ऑप्शन में आ गए हैं, अब इनको खतरा हो गया है। नहीं, अब इसके साथ ही एक सबसे बड़ी चीज, एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, जिसको ये कहते हैं
कि कमल का फूल हमारा चेहरा है। क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी का चेहरा मोदी बन चुके हैं, और अगर मोदी नहीं तो कौन, उसके बाद इस पार्टी का क्या होगा? सर, राष्ट्रीय पार्टी कमल का फूल इनका कोई चेहरा नहीं रहा कभी भी। चेहरा रहता था तो वाजपेयी जी के टाइम पे रहता था। 2014 का कैंपेन ही आप उनका प्लैंक देख लीजिए। अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं होती थी, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, है ना। वो 65 रुपये पे महंगाई की मार और आज 110 रुपये पे महंगाई की मार नहीं, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। डेली सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं हमारे देश के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रताड़नाएँ होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, अभी भी बढ़ गई है। तो अब की बार बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार तो उन्होंने हमेशा प्लैंक लिया ही है। कहाँ है कमल, कहाँ है बीजेपी, कहाँ है? कहीं नहीं है। जो बीजेपी बोलते थे, जो कमल बोलते थे, कुछ भगवान ने अपने पास बुला लिए, और जो बेचारे बचे हुए हैं वो खुद लाइन लगा दिए। कहाँ है बीजेपी, कहाँ है कमल? वो सर रंगा बिल्ला की सरकार है, रंगा बिल्ला है, और रंगा बिल्ला अपने हिसाब से खेल खेल रहे हैं। हमारे बच्चों को तो दंगे कराने के लिए हैं, उनके लिए खुद के बच्चे शेख के साथ बैठ के मैच देख रहे हैं। चलिए अब्बास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने सामने रखी, उसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।